नमस्कार बच्चों, आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई आज के क्लास को आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा और इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे से क्लास में ही याद करते चलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, इसीलिए अच्छे से याद करते चलिएगा और चैट सेक्शन में आप लोग आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिसमें कि फर्स्ट नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। आप लोग आंसर को लगाते चलना। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में कौन सी है, बताओ जी। और यह क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, इसीलिए जरूर याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है पूछा गया। देखो ऑप्शन क्या है, कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, नल दमयंती या फिर कविता के नए प्रतिमान। तो मैं बता दूं कछुआ धर्म और पुरानी हिंदी जो रचना है ये किसकी रचना है, तो गुलेरी जी की रचना है, यानी कि पूरा नाम जिसका की नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसकी रचना है। नल दमयंती जो रचना है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कविता के नए प्रतिमान जो रचना है ये किसकी रचना है, तो नामवर सिंह की रचना है, इसको भी आप याद रखिएगा। जितने भी सारी चीजें ऑप्शन में दिए रहते हैं उसको भी मैं क्लियर करते चलूंगा, ताकि आपका आने वाला एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ना छूटे। देखो कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को 1971 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फिर दूसरा नंबर सवाल को देखिए, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है, सभी बच्चे लास्ट तक देखिएगा और सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ अब बताते चलिए आप लोग आंसर। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, बताओ आप सब। उसने कहा था जो कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, वात्सल्य प्रधान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसने कहा था जो कहानी है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित एक प्रकार का कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते, ये रहा आपके सामने तीसरा नंबर सवाल, बताते चलो इसका आंसर क्या होगा। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, निवास स्थान यानी कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, ये पूछा गया आप सभी से। तो लगाओ 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत जो निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट और यह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के हैं, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगर जन्म पूछे तो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था। और निधन पूछे तो 20 जुलाई 1914 को हुआ था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 20 जुलाई 1914 को क्या हुआ था, निधन हुआ था। अगर माताजी का नाम पूछे तो क्या लगा देना, पार्वती देवी, माताजी पार्वती देवी। और पिता का नाम पूछे तो क्या लगाओगे, बेनी प्रसाद भट्ट, क्या बेनी प्रसाद भट्ट, इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में नजर में रहता है भाई, इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप लोग जरूर याद करिएगा आप लोग। ओके चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने फोर्थ नंबर सवाल। जितने भी ऑप्शंस आते जा रहे हैं मैं क्लियर कराते जा रहा हूं, ताकि आपका एक भी प्रश्न भाई एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, बस अच्छे से याद करते चलो। बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किया था, बालकृष्ण भट्ट जो है प्रारंभ में संस्कृत विषय का अध्ययन किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी थी, कब, 1867 में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए फिर पांचवा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, रसातल यात्रा पाठ की कौन सी विधा है। रसातल यात्रा जो है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित एक प्रकार का क्या है, ये पूछा गया आप सभी से। उपन्यास है, नाटक है, प्रहसन है या फिर निबंध है। 5 का जो करेक्ट आंसर है वो एक प्रकार का उपन्यास है, किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए फिर 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते, ये रहा आपके सामने 6 नंबर सवाल। देखो क्या कर रहा है, ओ सदानेरा हिंदी साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता है, इसका राइट आंसर फटाफट से बताओ आप सभी बच्चे। देखते हैं कौन से बच्चे हैं जो फटाफट से लगाते हैं। ओ सदानेरा हिंदी साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता है, बताओ आप सब। तो ओ सदानेरा जो चैप्टर है वो एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार का क्या नाम है, तो जगदीश चंद्र माथुर नाम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का बी लगा रहे हो आप लोग तो आपका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर 7 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, ये हाँ आगे आपके सामने, बताओ महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं, बताओ आप सभी। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं अशोक वाजपेयी जी। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी रचना का नाम आपको याद होगा, हार जीत जो रचना है, हार जीत जो रचना
ये अशोक वाजपेयी की रचना है। चलिए फिर 8 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। देखो इसको छोटा करना पड़ेगा। चलो ये रहा आपके सामने 8 नंबर सवाल। इसका राइट आंसर बताओ आप सभी। नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह जो है किस पाठ की उक्ति है? बताओ आप सभी। नर और नारी वाला जहां भी बात आए तो समझ लो अर्धनारीश्वर यानी कि शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। चैप्टर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चैप्टर नहीं भाई, अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है आधा नारी और आधा पुरुष, और अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप है वो है शंकर, भगवान शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ओके चलिए फिर 9 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने 9 नंबर सवाल। इसका राइट आंसर लगाने की कोशिश करेंगे आप लोग। देखो जी ये क्या कह रहा है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर, किस रचना पर? तो उर्वशी रचना पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था? उर्वशी के लिए दिया गया था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और एक और याद रखिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए क्या मिला था? तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। चलिए फिर 10 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। नदी के द्वीप किसकी रचना? नदी के द्वीप जो रचना है वो किसकी रचना है? बताओ आप सब। नदी के द्वीप किसकी रचना है? बताएंगे आप सभी फटाफट से। नदी के द्वीप जो रचना है ये अज्ञे जी की रचना है। क्या? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 10 का सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा नदी के द्वीप जो रचना ये 1952 में प्रकाशित हुआ था। 1952 में प्रकाशित हुआ था। अगर पूछे नदी के द्वीप रचना क्या है तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्या है? उपन्यास है। याद रखना आप सब। ओके चलिए फिर 11 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। लगाओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सौभाग्य का विलोम क्या होगा? बताओ जी। सौभाग्य का विलोम यानी कि उल्टा शब्द पूछा गया है तो सौभाग्य का दुर्भाग्य होता है। क्या? ऑप्शन बी राइट आंसर है। 11 का बी लगा लो आप सब, बहुत अच्छा आंसर। ओके चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। फटाफट से सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। जितने भी बच्चे हमारे साथ देख रहे हैं सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। देखो चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? चतुर्भुज कहने का कुछ अर्थ होता है भाई। चतुर्भुज यानी कि 4 भुजा जिसका हो उसे तो हम चतुर्भुज कहते हैं। और कौन सा समास होगा बताओ आप सब। अगर देखो यहाँ 2 समास हो सकता है, या फिर द्विगु होगा या फिर कौन सा? तो बहुव्रीहि होगा। अब बताओ राइट आंसर क्या होगा? बहुव्रीहि होगा। कौन सा होगा बताओ आप सब। तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में द्विगु दिया गया है, ना कि बहुव्रीहि समास इसमें नहीं है। चलिए फिर 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? बताओ आप सभी। रचना की दृष्टि से वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? तो लो जी मैं लिख ही देता हूँ। एक होता है सरल वाक्य, क्या? सरल वाक्य होता है। और दूसरा कौन सा होता है? तो संयुक्त वाक्य होता है। आपको भी पता होगा संयुक्त वाक्य होता है। और तीसरा कौन सा होता है? तो मिश्र वाक्य होता है। कितना हुआ देख लो, अपने से गिन लो। 3 हुआ ना, ऑप्शन सी लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये रहा आपके सामने। जिसके समान द्वितीय नहीं है यानी कि जिसके समान दूसरा कोई नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो वो होता है अद्वितीय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 14 का। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? बताओ 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एक होता है अंग होता है, लास्ट वाला जो सब होता है अंग होता है, य होता है, मूर्धन्त न होता है और दंत न होता है, और कौन सा? म होता है। बस इतना हो गया। कितना हुआ? 5 हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। यथाशीघ्र में कौन सा समास है? यथा से शुरू हो। मैंने बताया था अगर यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो तो आप आंख बंद करके अब यही भाव समास लगा देना, करेक्ट हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। चलिए फिर 17 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। विकास का विशेषण क्या होगा? विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? विकसित होता है। क्या? ऑप्शन बी राइट आंसर है। 17 का बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर 18 नंबर सवाल देखिए। मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? मामा का विशेषण ममेरा होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है 18 का। ए इज द राइट आंसर, क्योंकि मामा का जो विशेषण होता है ममेरा होता है। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? अतरंग का विलोम क्या होगा? अतरंग का विलोम जो होता है वो क्या होता है बताओ आप सब। तो वो बहिरंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने। ये रहा
संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग क्या बोलते हैं? तो तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 20 का ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर 21 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? अंगारों पर लौटना। ये व्याकरण से जो होते हैं वो बहुत सारे प्रश्न, यानी कि अगर 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो इसमें से कितना, तो 60 ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपके क्या होता है? हिंदी व्याकरण से होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए हिंदी व्याकरण पर भी उतना ही ध्यान देना जितना आप बुक को पढ़ते हो। देखो हिंदी व्याकरण से कितने, तो 60 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और हिंदी बुक से जो होते हैं वो कितने, तो 40 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और सब्जेक्टिव जो होते हैं वो सारे के सारे बुक से ही होते हैं। याद रखना आप सभी। और कुछ व्याकरण कैसे होते हैं, जैसे हो गया वो करना संक्षेप में लिखने वाला सब हो जाता है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे ज्यादा व्याकरण का होता है। देखो अंगारों पर लौटना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है, बताओ आप सभी। तो यह होता है हमारा कौन सा, यह होता है ईर्ष्या से व्याकुल होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर दुख सहना, इसे भी आप कह सकते हो, ईर्ष्या से व्याकुल होना, या फिर इसको याद रख लो दुख सहना भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। सूरदास किस भाषा के कवि? सूरदास जो है वो पद जो रचना है वो सूरदास की रचना है, आपको भी पता होगा। तो सूरदास के पद कौन सा, ब्रज भाषा में लिखा गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 23 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। गीतावली किसकी रचना है? बताओ जी, गीतावली जो रचना है वो किसकी रचना है? गीतावली आए या फिर कवितावली आए, ये दोनों किसकी रचना है? तो आपको याद रखना किसकी रचना है। या फिर रामचरितमानस भी आए तो तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। मीरा ने अपना प्रियतम माना है कृष्ण को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल, यानी कि आधा ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके हैं, बस अब 25 ऑब्जेक्टिव और बचा है। सारे प्रश्नों को सभी बच्चे देखते चलेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? बताओ आप सभी। और ये किसने किया है? तो आपको याद रखना है कि ये भूषण साहब ने किया है। और कितने में किया है बताओ आप सभी? छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान 52 में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महाराज छत्रसाल वाला है तो कितने छंद में, तो 10 छंदों में किया था। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 26 नंबर सवाल, इसका राइट आंसर बताओ आप सभी। झरना जो रचना है, झरना भाई जयशंकर प्रसाद नहीं लग रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। एक चीज और याद रखिएगा, झरना जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। और कंकाल जो रचना ये सब क्या है? कंकाल हो गया, और क्या होता है? आंसू हो गया, आंसू हो गया, ये सारे के सारे क्या है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर 27 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? अब बताओ आप सभी, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो यह क्या था? 1978 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान कौन है भाई? तो पुत्र वियोग जो कविता है जिसके कवित्री का नाम क्या है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, और इसका निधन हुआ था कार दुर्घटना में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में इसका निधन हो गया था। याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर 29 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा? निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो शुद्ध है यानी कि सही है? बताओ आप सब, इसका राइट आंसर क्या होगा? शुद्ध शब्द कौन सा है बता दो आप सब। तो मैं बता दूं, निरीह तो गलत है, तत्व तत्व सही लग रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्या? 29 का बी बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा आप लोग, पत्नी तो ऐसे होता है ना भाई, और नुपुर नुपुर ऐसे होता है, लेकिन ये जो गलत सही हो जाएगा वो तत्व हो जाएगा। चलिए फिर 30 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता है। अरे भैया कितना बार बता चुका है, नापने वाला बात आए तो द्रव्यवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने 31 नंबर सवाल। क्या कह रहा है देखो, ये रहा आपके सामने। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा शब्द क्या है? बताओ जी, शिक्षा शिक्षा जो शब्द है वो क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? शिक्षा जो शब्द है वो क्या है? तो एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 32 नंबर सवाल देखिए, भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा जो होता है वो भीख का जो तत्सम रूप होता है वो भिक्षा होता है, यानी कि तत्सम रूप आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पाठक का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो हमेशा पाठिका होता है। पाठिका किस ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन बी में दिया गया। आपका सही
सही जवाब हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, देश विदेश शब्द कौन सा समास है? बीच में लाठी लगा हुआ है ना भाई, तो द्वंद्व समास देख लो कौन सा, ऑप्शन डी में दिया गया, क्या लगा लो आप सभी, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, इसका राइट आंसर बताओ आप सब कि तुमुल कोलाहल कला में, अरे भैया का हुआ, हाँ, तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता जो है किस महाकाव्य का अंश है? बताओ आप सभी, तुमुल कोलाहल कला में जो कविता है वो किस महाकाव्य का आंसर? तो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कामायनी का आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अष्टयाम ये किसकी रचना है? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये नाभा दास की रचना है। और कौन सा, ये लहर जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की, और मुकुल जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना। चलिए फिर 36 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? बताओ जी, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो यह दिया है किसको? वीर रस को, मतलब भूषण जी वीर रस के कवि माने जाते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? तो ये जातीय महाकवि माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि हिंदी साहित्य का क्या, हिंदी साहित्य का, अगर हिंदी साहित्य का सूर्य पूछ दे आप लोग से तो आप सूरदास लगा देना, लेकिन यहाँ समन्वयवादी या फिर जातीय महाकवि कौन से हैं? तो ये कौन है? तो हमारे सूरदास, ये सूर्य माने जाते हैं, लेकिन ये जातीय महाकवि तुलसीदास जी हैं। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए, वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा? वाराणसी भाई एक ही तो है दुनिया में, वाराणसी कितना है? एक है, तो मतलब जिसका एक हो और जिसका बहुवचन ना निकले तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जैसे कि हो गया भारत, अब सोच लो भारत दुनिया में कितना, एक है, मात्र एक भारत है, तो भारत, तो इसका अगर बहुवचन निकालो तो भारत तो नहीं कह सकते ना, भारत का भारत मतलब एक भारत है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? जूठन शीर्षक पाठ जो है उसमें स्कूल के हेडमास्टर का जो नाम था वो था कलीराम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लेखक को प्यार से उसके पिताजी जो थे वो मुंशी जी बुलाते थे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज जो है एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का निबंध है, क्या निबंध है, और इसके लेखक का नाम पूछा गया आप सभी से। देखो जी यहाँ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रहा है बच्चा पार्टी, देखो प्रगीत और समाज के यहाँ लेखक पूछा गया और यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, तो यह मैंने बताया एक प्रकार का निबंध है। अगर लेखक का नाम पूछे तो क्या लगाओगे? फटाफट से एक बार बता दो बिना ऑप्शन के, बताओ प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो वो है हमारे नामवर सिंह, याद रखिएगा नामवर सिंह इसके लेखक का नाम है, और ये एक प्रकार का क्या है? निबंध है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, सरोज स्मृति किसकी कृति है? सरोज स्मृति जो रचना है वो किसकी रचना है? तो ये जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह, और ये किसका रचना है ये पूछा गया आप सभी से, तो 41 का करेक्ट आंसर बता दो आप सभी, ये निराला जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सरोज स्मृति जो रचना है ये निराला की रचना है, पूरा नाम पूछे तो क्या लगाओगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओके, चलिए 42 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा आपके सामने, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? जयशंकर प्रसाद, तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद की रचना है और इसका जन्म स्थान पूछा गया आप सभी से, तो क्या लगाओगे? फटाफट से बता दो, ये है वाराणसी में, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता जो है वो किस कविता संग्रह से संकलित है? बताओ आप सभी, प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है वो किस कविता संग्रह से लिया गया? बता दो, तो यह लिया गया वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, इसी से यह कविता लिया गया। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए, और यह कविता आप लोग 10th में भी पढ़े हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देवली कैंप में किसे रखा गया था? बताओ आप सभी, देवली कैंप में किसे रखा गया था? तो भगत सिंह के दोनों भाई को। अब आपको भगत सिंह के दोनों भाई का नाम पता होगा तब तो वो था कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए 45 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया था? अब बताओ जी, डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, जयप्रकाश नारायण ने, या फिर सचिंद्र नाथ सान्याल ने? किसने किया था बताओ आप सब।
तो ये किया है सचिंद्र नाथ सान्याल ने। और एक रचना इनका और है जिसका कि नाम है कौन सा, बंदी जीवन। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बंदी जीवन। बंदी जीवन वाला बात है तो ये भी सचिंद्र नाथ सान्याल की रचना, याद रखना। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा। रोज जो कहानी है भाई सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे की रचना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके द्वारा लिखा गया। ध्रुव स्वामिनी जो है एक प्रकार का नाटक है, याद रखिएगा ध्रुव स्वामिनी नाटक है, जिसके नाटककार का नाम है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी राइट आंसर है, याद रखना आप सब। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए। मात्र 3 को ऑब्जेक्टिव और बचा हुआ है। देखो भाई कवि भूषण के प्रिय नायक कौन है। कवि भूषण के प्रिय नायक जो थे वो थे महाराणा प्रताप, ये तो थे। छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल, ये भी थे। राजा भोज, ये अरे भैया ये महाराणा प्रताप कहाँ से आ गया। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल थे, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये राजा भोज ये सब नहीं थे भाई, ये सब नहीं थे। छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल थे। ऑप्शन भी लगाओ बच्चों, बहुत सही आंसर। ओके चलिए 49 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है और इसका आंसर बताओ आप सब, क्या होगा बताओ। विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला एक, और यह पंक्ति जो है किस कविता से, एक वाला यानी कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता के विनोद कुमार शुक्ल की रचना, आपको भी पता होगा। 49 का करेक्ट आंसर बता दो आप सभी। तो एक वाला किस में होता है, जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना, यानी कि एक वाला किस में, तो जन जन का चेहरा एक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए, और इस क्लास का लास्ट सवाल है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ज्ञानेंद्रपति किस राज्य के रहने वाले हैं। ज्ञानेंद्रपति पथरगामा गोड्डा झारखंड के रहने वाले हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो चलिए इस क्लास में हम लोगों ने कितना ऑब्जेक्टिव, तो 50 ऑब्जेक्टिव को किया, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है, इसलिए जरूर सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ओके जी, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना, कौन सा, VIDYA+ANAND, ऐसे सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, आपको जो है इसका पीडीएफ वहां पर अपलोड कर दिया जाता है। तो जरूर ज्वाइन करना सारे बच्चे, और क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाती है। बस आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करो। मिलते हैं अगले क्लास में।